जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक लाए हैं स्पीकिंग का असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट्स वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में या फिर आज के दिनों में या आने वाले दिनों में भी इंग्लिश बोलना सभी के लिए ज़रूरी होता है। खास करके जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी कोई है। आज के डेट में जो इंग्लिश है वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गया है सभी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स है और वो हिंदी मीडियम से हैं और आगे चल के वो पटना, कोटा या फिर कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पे उन्हें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मोस्टली टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्पीकिंग असाइनमेंट्स। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पहले जो दिया गया है वो बेसिक वर्ड्स दिया गया है। ये वर्ड्स बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम इसको जो है रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये लिखने में भी काम आएगा और बोलने में भी काम आएगा। ये जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि आई, मैं, ही, शे, ही, वह, वी, हम, और जैसे इस तरह के और भी कई हैं, जैसे दे हैं, योरसेल्फ, एवरीथिंग। ये सब हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर हम असाइनमेंट के दूसरे पेज की बात करें तो इसमें भी वर्ड ही दिए हुए होते हैं, जैसे कि WH वर्ड। WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH से स्टार्ट होता है, जैसे कि वाई, विच, वैन, हुज, whom, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हाउ मैनी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाउ मैनी। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि अदरवाइज, ईदर और, एज फॉर एग्जाम्पल, एज ए रिजल्ट ऑफ, एज वेल एज। कुछ इस तरह के बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही बेसिक वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है। ये है पेज नंबर 2। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 3 की। पेज नंबर 3 में भी वही कंजंक्शंस हैं और आप इसको अच्छे से रीड करेंगे कि ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर 4 की, 5 की, 6 की। हम आते हैं यहाँ पे पेज नंबर 7 पे, क्योंकि पेज नंबर 1 से लेके 7 तक जो भी है वो सारे बेसिक वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपको मिलेगा प्रोनाउन, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, जो कि सेंटेंस को जोड़ने में और सेंटेंस बनाने में भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। यहाँ पे दिया हुआ मेरे चैनल का नाम स्पोकन इंग्लिश सुपॉल है। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं मेन असाइनमेंट्स पे। मेन असाइनमेंट पे जो हमने स्टार्ट किया है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। अब इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये
कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्या है और वो क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो है इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। और कर्ता जो होता है, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो कोई काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये है डूअर। डूअर जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और इन इंग्लिश डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, जैसे कि ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे ही और राम की, तो ये सब्जेक्ट। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सिर्फ ही या राम ही सब्जेक्ट हो सकते हैं या कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर है कि सिर्फ ही और राम ही सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ सब्जेक्ट हो सकता है। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है। जैसे हमने नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि ही और राम तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है नाउन, प्रनाउन, वर्ब, ये जितने भी हैं, हम वर्ब या फिर कोई भी चीज़ हम सब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी बोले तो कुछ भी। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे ये आता है कि ऑब्जेक्ट क्या सब हो सकता है। ऑब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कर्म। कर्म की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो ये होता है कि जिस पे क्रिया का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं सीता इट्स ए मैंगो, सीता आम खाती है। राधा रीड्स ए बुक, राधा किताब पढ़ती है। ऊपर के जो सेंटेंस अगर हम बात करेंगे तो मैंगो और बुक ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब सिर्फ दो ही चीज़ ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस, जो सब्जेक्ट हो सकता है वह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, तो जिस तरह से सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है उसी तरह से ऑब्जेक्ट की भी कोई लिमिट नहीं होती है। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ना तो सब्जेक्ट की कोई सीमा होती है और ना ही ऑब्जेक्ट की कोई सीमा होती है। ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है। ना तो सब्जेक्ट की कोई लिमिट है ना ही कोई ऑब्जेक्ट की। तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको मालूम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा जो नए बच्चे होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मालूम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट हमें मालूम करना होता है तो हम उसमें लगाते हैं हु। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो। अब इस सेंटेंस में अगर हम हु लगा के सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे कि हु इट्स ए मैंगो, तो हमें आंसर क्या मिलता है, राम। यानी कि हु इट्स ए मैंगो का मतलब होता है कि कौन आम खाता है। तो आंसर में यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, राम। यानी कि राम आम खाता है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट मालूम करना चाहे तो इसमें हम लगाते हैं व्हाट।
अगर हम व्हाट लगा के इसका सेंटेंस बनाते हैं तो व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है। व्हाट डज राम ईट, तो आंसर क्या मिलता है, राम आम खाता है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट लगा के, व्हाट डज राम ईट, तो आंसर होता है मैंगो, यानी कि राम क्या खाता है, आम खाता है। तो हु लगाने से हमें सब्जेक्ट मिलता है और व्हाट लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन आम खाता है, यानी कि हु का मतलब होता है कौन। आंसर क्या मिला हमें, राम। यहाँ पे अगर हम क्या खाता है यानी व्हाट लगाए तो हमें आंसर क्या मिला, मैंगो। यानी ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है वाक्य का सब्जेक्ट जानने के लिए हम वाक्य में हु का प्रयोग करते हैं और हमें आंसर मिलता है, वह सब्जेक्ट होता है। तो इसको अगर हम हिंदी में अगर हम याद रखें तो इसको हम छोटा सा एक ट्रिक कह सकते हैं, इसे हम ट्रिक कह सकते हैं। इसमें सीधी सी बात है, कौन लगाओ करता पाओ क्या लगाओ कर्म पाओ, कौन लगाओ करता पाओ क्या लगाओ कर्म पाओ। जैसे कि अगर हम हिंदी में एग्जाम्पल लेंगे, राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, तो आंसर क्या मिला, आम। तो व्हाट लगाने से हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। और कौन आम खाता है, तो आंसर क्या मिलता है हमें, आम, सॉरी राम। यानी कि राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम इस नियम से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मालूम कर सकते हैं। कौन लगाओ करता पाओ क्या लगाओ कर्म पाओ। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस बनाने के नियम पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो हम AFF करके यूज़ करेंगे तो वो होगा एफर्मेटिव के लिए। IN अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब इंटरोगेटिव के लिए होगा। NE का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। और WH अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब WH क्वेश्चन होता है। अगर हम IN और NE यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। और अगर हम WH प्लस NE यूज़ करेंगे तो ये हो गया WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो कुल मिला के हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस के 6 फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम 6 टियर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस को हम 6 भाग में तोड़ेंगे या फिर 6 भाग में उसे हम ब्रेक करेंगे। आगे हम कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि SUB सब्जेक्ट यानी कर्ता, OBJ यानी ऑब्जेक्ट कर्म, V वर्ब यानी कि क्रिया। अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक चीज़ का जो ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काइंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव वैसे अगर हम बुक में बात करेंगे तो बुक की जो परिभाषा होती है वो थोड़ी सी अलग होती है और हमने जो परिभाषा अपने से सेट किया है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, जिस वाक्य में ना तो नॉट लगा हो और ना ही वो क्वेश्चन हो, वो एफर्मेटिव कहलाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में ना तो नॉट लगा होता है और ना ही वो क्वेश्चन होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एफर्मेटिव। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ ए टीचर। ये है सिंपल सेंटेंस का। ही वॉज
अ डॉक्टर, ये भी सिंपल सेंटेंस का ही है। शी गोज़ टू स्कूल, ये प्रेजेंट सिंपल का है। इसके अलावा भी अगर हम एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि ही विल गो टू मार्केट, राधा कैन डांस ऑन द स्टेज, वी हैव टू प्ले फुटबॉल। ये सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें कहीं भी ना तो नॉट लगा हुआ है और ना ही इस सेंटेंस से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ये सिंपल सा कोई कहता है या मैं ही कहता हूँ कि राम एक शिक्षक है। ना तो इस सेंटेंस के द्वारा हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और ना ही इसमें कोई नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं वो एफर्मेटिव होते हैं, यानी कि जिसमें ना तो नॉट लगा होता है और ना ही वो क्वेश्चन होता है, वो एफर्मेटिव होता है। इसमें आते हैं नेक्स्ट में हम नेगेटिव पे। जिस वाक्य में नॉट लगा होता है वो नेगेटिव कहलाता है, जिस वाक्य में नॉट लगा होता है वो नेगेटिव कहलाता है। यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम इज़ नॉट ए टीचर, राम एक शिक्षक नहीं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट। राम एक शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, राम एक शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगा हुआ है। ही इज़ नॉट ए फार्मर, वह एक किसान नहीं है, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ, सॉरी ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे। राम एक शिक्षक नहीं है और वह एक किसान नहीं है। तो जिस सेंटेंस में नॉट लगा होता है वो नेगेटिव कहलाता है। हमने दो काइंड पढ़ लिया, एक जिसमें ना तो नॉट लगा हो और ना ही वो क्वेश्चन हो, वो एफर्मेटिव कहलाता है, और जिसमें नॉट लगा होता है वो नेगेटिव कहलाता है। या नोट में दिया हुआ कि इस वाक्य में नॉट लगा है, अतः ये नेगेटिव है। तो नोट्स में भी पूरा क्लियर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव होता है, यानी कि जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं। इज राम ए डॉक्टर, क्या राम एक शिक्षक है? वॉज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था? डज शी गोज टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। मोस्टली जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को अंदर रखते हैं, तो उससे हमें इंटरोगेटिव बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, वैसा तो आप जानती हैं कि उसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ, ये सब मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। तो आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन का इंटरोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। यह भी एक तरह का क्वेश्चन वर्ड ही है। यह क्वेश्चन यानी कि WH क्वेश्चन से भी हम क्वेश्चन ही करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं। वाई इज़ राम ए टीचर, राम एक शिक्षक क्यों है? वाई वॉज राम ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर क्यों था? व्हेन डज शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है? वह स्कूल कब जाती है? तो इसमें इंट्रोगेटिव और WH में
अंतर ये होता है कि अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से इधर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इधर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम WH क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसमें हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले WH वर्ड जो हमें चाहिए ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उससे हमारा WH वर्ड बन जाता है। अब इन दोनों में एक छोटा सा ट्रिक होता है कि अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लाना होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड दो हो सकते हैं, या तो सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या फिर सेंटेंस के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एग्जांपल्स के लिए कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में आता है, यहाँ पर भी सेंटेंस के शुरू में आता है और यहाँ पे भी सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन अगर हम WH के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सारे बीच में आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो यदि हमें क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रखना होगा, जैसे इस तरह से रखा गया है, क्या वह डॉक्टर है, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या वह यह काम कर सकता है, क्या कल वो मेरे घर आएगा, क्या मैं पटना जाऊँगा, क्या मेरा भाई ये काम कर सकता है। तो इसमें सारे में जो क्या वाला जो वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। तो इस तरह का अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे या इस तरह का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हमें इंटरोगेटिव की मदद से बनाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम ये बनाना चाहते हैं कि वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, मेरा दोस्त स्कूल कब जाता है, या वह किससे मिलता है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कब, कहाँ, किससे, ये सब सेंटेंस के बीच में आ रहा है इस तरह से। तो अगर हमें क्वेश्चन वर्ड को बीच में लाना होगा तो हम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब क्वेश्चन वर्ड को बीच में लाना हो तो हम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखना हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि हम अगर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव से, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आता है, तो उसमें अगर हम नॉट लगाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। और जब WH क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उसमें अगर हम नॉट लगा देते हैं तो वो WH नेगेटिव बन जाता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि दोनों ही कंडीशंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।